तो आज का वीडियो होने वाला है पोर्ट्रेट स्केचिंग के ऊपर, जहां हम वर्टिकली इस तरह से बड़े पेपर पे स्केच करेंगे। हम डिटेल ज़्यादा नहीं जाएंगे, डिटेल वीडियो नहीं है कि हम यहाँ बहुत लॉन्ग आवर तक करेंगे। क्विक स्केचिंग, क्विक बोलने से उतनी भी क्विक नहीं, हमारा प्रोपोर्शन सब सही आ जाए, हम ओवरऑल फील को हम कैप्चर कर पाएँ, उसी तरह से हम यहाँ स्केच करेंगे और विलो चारकोल की हेल्प से करेंगे। तो ये सेशन को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, एंड तक देखना और साथ में प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेटअप यहाँ पे कैसे किया हुआ है हमारा सेटअप, हमने यहाँ किया है वर्टिकल सेटअप, जो कि ईजल में एक बोर्ड को यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है और कुछ न्यूज़ प्रिंट के पेपर हैं जो इस तरह से क्लिप की हेल्प से मैंने लगाए हैं। तो आप जिस चीज़ की भी स्टडी करो, चाहे आप पोर्ट्रेट स्टडी करो, स्टिल लाइफ की स्टडी करो, तो आपको इस तरह से सेटअप करना चाहिए जब खासकर ओवरहैंड ग्रिप में काम कर रहे हो। जब हम ट्राइपॉड में करते हैं तब तो टेबल में रख के छोटी छोटी स्केचिंग करते हैं तो वहाँ पर चल जाता है, लेकिन जब जितना बड़ा आप वर्क करते जाओगे उतना बड़ा आपको उतना दूर जाके उसको देखना पड़ेगा, तब आप उसमें मिस्टेक अपनी ढूंढ सकते हो। अदरवाइज़ जैसे टेबल पे अगर हम रख के करते हैं तो उसमें फोर्स शॉर्टनिंग की वजह से, जैसे बड़ा वर्क अगर टेबल में रख के कर लोगे तो ग्रिड में तो ठीक है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस में हमें काम करने होते हैं तो चल जाता है कि हमने वैसे रख के कर लिया। लेकिन जब आप फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हो खासकर, तो अगर आप हॉरिजॉन्टली रखते हो अपने पेपर को या बोर्ड को, चाहे कैनवास पे आप बना रहे हो पोर्ट्रेट, तो वहाँ पर फोर्स शॉर्टनिंग की वजह से वो फीचर प्लेसमेंट्स चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे दूर हमारा जाते जाता है कैनवास तो हमारा प्रोपोर्शन गड़बड़ होते जाता है। हमें दिखता है कि वो सही है, लेकिन जब आप उसको खड़े करोगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही होती हैं। तो इसीलिए वर्टिकल सेटअप ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार पीछे जाके उसको देख सको, जहाँ भी ड्रॉ कर रहे हो उस चीज़ को आप दूर से जाके चेक कर सको, तब आप अपनी मिस्टेक को अच्छे से फाइंड कर पाते हो। तो इस तरह का सेटअप ज़रूरी है। अब मटेरियल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। मटेरियल मैंने यूज़ किया है, ये चारकोल है, इसमें कुछ चाइनीज़ पे लिखा हुआ है तो मुझे इसका कंपनी का नाम नहीं पता, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। विलो चारकोल है, तो उसको करेंगे यहाँ न्यूज़ प्रिंट पेपर पे, क्योंकि विलो चारकोल से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उसको हाथ से भी मिटाओगे तो वो मिट जाता है, वहाँ इरेज़र की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छा मीडियम है प्रैक्टिस वर्क के लिए। आप चाहें तो इसे भी यहाँ से अच्छे से स्टिक कर सकते हैं, फ़ैन वगैरह चलेगा तो उड़ेगा नहीं। और
निटेड इरेज़र चाहिए, जो कि बाद में अगर हम थोड़ा बहुत उसमें कहीं पे हाईलाइट देनी हो या मिटाना हो तो उसको कर सके। तो फ्यूचर गोल अगर आपका पेंटिंग्स क्रिएट करना है, कमीशन वर्क्स करना है, तो ओवरहैंड ग्रिप पे आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। आप अभी नहीं भी कर रहे हो तो जल्दी से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ओवरहैंड ग्रिप में जब आप काम नहीं करते हो, सिर्फ ट्राइपॉड ग्रिप पे डिपेंड रहते हो, तो पेंटिंग्स को बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जब कलर मीडियम्स ट्राई करते हो या फिर शेडिंग वगैरह करते हो तो हाथ को टेकने की जो आदत होती है कि आप अपने हाथ के का सहारा लेके डिटेलिंग कर रहे हो, कलर कर रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाता है एक तो। दूसरा होता है कि जब हम ओवरहैंड ग्रिप में करते हैं तो हम अपनी पेंटिंग से डिस्टेंस बना के चलते हैं, जिससे हम बड़े सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से देख पाते हैं। एज यू सीन कि मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन मेथड से ड्रॉ कर रही हूँ, जहाँ सिर्फ लाइन के फॉर्म में मैं पोर्ट्रेट को स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में लूमिस के थ्रू भी बताया था कि लूमिस को ध्यान में रखते हुए हम कैसे पोर्ट्रेट बना सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत बार नाम सुना है हमने। सिंप्लीफिकेशन आखिर होता क्या है? सिंप्लीफिकेशन मीन्स होता है सिंप्लीफाई करना। एक कॉमन पर्सन है, नॉर्मल पर्सन, जिसे ड्राइंग उतनी डीपली अच्छे से अभी आता नहीं है, बिगिनर है वो, और एक आर्टिस्ट, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में, देखने के नज़रिए में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एक कॉमन पर्सन एक रेफरेंस को जिस नज़रिए से देखेगा, एक आर्टिस्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट देखता है। कॉमन पर्सन देखेगा कि उसमें डिटेलिंग क्या है, कहाँ कहाँ पर शेडो यूज़ है, कहाँ कहाँ पर किस तरह की डिटेलिंग की गई है, इसमें ब्लेंडिंग टूल कौन सा लगेगा, फेशियल फीचर्स इसमें कैसे बने हुए हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो रेफरेंस को देखता है। तो टफ सब्जेक्ट जो होते हैं वो और ज़्यादा टफ लगने लगते हैं। बट एक आर्टिस्ट जिस टफ सब्जेक्ट को भी सेम नज़रिए से देखता है जैसे वो एक इजी सब्जेक्ट को देखता है। हमने स्टिल लाइफ की भी बहुत सारे डीपली वीडियो बनाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन को सीख सकते हैं, और अगर उनको आप डीपली सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो पोर्ट्रेट भी आपको इजी लगेगा। तो वहीं पे डिफरेंस आता है एक आर्टिस्ट और एक कॉमन पर्सन जो जिसने अभी तक जाना नहीं है, सीखा नहीं है, दोनों के बीच में। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को सिंपल वे में बनाना, यानी कि जो सबसे बेस लेवल होता है जहाँ पर लाइंस के फॉर्म में हम अपने सब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। तो एक सिंपल सब्जेक्ट आप बनाओगे, अगर फ्रूट्स बना रहे हो, वो सब चीज़ें कई लोग ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वो सिंपल सब्जेक्ट हैं, बट जब बात टफ सब्जेक्ट की आती है वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि हम ये बना लेते हैं, वो नहीं बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके फंडामेंटल वीक हैं, आपने अपनी प्रोपोर्शंस वगैरह पे बिल्कुल भी काम नहीं किया है, सिंप्लीफिकेशन पे काम नहीं किया है, तो इसी के कारण आपको ये दिक्कतें आती हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में जब आप एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करो या फिर कोई भी सब्जेक्ट को ड्रॉ करो, जब लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ करते हो आप, तो देखते हो कि उसकी एक एक लाइन का एंगल क्या है। लाइन का एंगल अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो एंड रिजल्ट में जब आप लेके जाओगे तो वो पूरी की पूरी पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले अपने एंगल को चेक करना, फिर प्रोपोर्शन को चेक करना कि ये लाइन इस लाइन के मुकाबले में कितनी बड़ी है, क्योंकि जब आप पेंटिंग्स क्रिएट करोगे, अगर आपका गोल बड़ी पेंटिंग्स क्रिएट करना है, तो फ्री हैंड ड्राइंग में उतनी बड़ी रेफरेंस तो आप लेके नहीं आओगे जितना बड़ा आपका कैनवास होता है। कई लोग ट्रेसिंग करते हैं तो उतना बड़ा ट्रेसिंग पेपर को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपने देखने के नज़रिए को चेंज कीजिए। सीखने फ्री हैंड ड्राइंग में ही हम प्रोपोर्शन जजमेंट सीखते हैं, जहाँ हमारी ऑब्जर्वेशनल स्किल को हम डेवलप करते हैं कि हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि एक छोटे सब्जेक्ट में जो वो लाइन है वो हमारे सरफेस के अकॉर्डिंग वो लाइन कितनी बड़ी बनेगी। जब एक लाइन को हम उस
कैनवास में ड्रॉ कर लेते हैं तो बाकी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे बिल्ड करते जाते हैं। एक लाइन हमने ले ली, अब उस लाइन को रेफरेंस बना के हम छोटी छोटी और बाकी की जितनी लाइन्स हैं लाइन को तुलना करते हुए एक दूसरे से कि ये लाइन इस लाइन के मुकाबले में कितनी बड़ी है, तब हम ड्रॉ करते जाते हैं। तो उसी चीज़ को हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में आप बोले तो ब्लॉकिंग मेथड भी बोल सकते हैं, जहाँ आप लाइन के फॉर्म में अपने सब्जेक्ट को ब्लॉक कर रहे हो। इसका मतलब इसके ओवर हमें नहीं जाना है और इसी के अंदर रह के हमें सारी चीज़ों को बाद में धीरे धीरे हम छोटी छोटी चीज़ों को, कर्व्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस शेयर नहीं किया है जैसे कि आप देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत से बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो शुरू से ही पोर्ट्रेट को मैच करने की कोशिश करते हैं कि फेशियल फीचर्स मैच हो जाए, जबकि बाहरी आउटलाइन को एक्यूरेट ड्रॉ करना, उसके एंगल्स को समझना, चीज़ों को कहाँ हम लाइंस को रखेंगे, किस तरह से हम देखेंगे, वो सारी चीज़ें भूल के हम डिटेलिंग में खो जाते हैं। हम सबसे पहले आंखें बनाने लगते हैं, लिप्स बनाने लगते हैं, नोज़ बनाने लगते हैं, या फिर जब वो मैच नहीं होता है हमारे ड्राइंग से तो हम फिर डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो हमें इसलिए सारी डिटेल्स को इग्नोर करके बिल्कुल लाइंस के फॉर्म में इस तरह ड्रॉ करना होता है किसी भी पोर्ट्रेट को, या फिर और भी कोई दूसरे सब्जेक्ट है, चाहे फिगर ड्राइंग है या फिर स्टिल लाइफ है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि ड्राइंग होती है। ड्राइंग को अलग अलग तरीके से नहीं किया जा सकता। और जहाँ पर कोई बोलता है कि हमें पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर सकते, हम स्टिल लाइफ कर लेते हैं पर पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं होता, तो वो फिर सही उनकी अप्रोच सही नहीं हो रहा है। क्योंकि सही अप्रोच के साथ में जब हम ड्रॉ करते हैं तो हर सब्जेक्ट बिल्कुल एक ही तरह का होता है। अगर आप एक स्टिल लाइफ को अच्छे से ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक पोर्ट्रेट भी ड्रॉ कर लोगे। तो सिंप्लीफिकेशन इतना भी इजी नहीं होता है। शुरुआत में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है चीज़ों को समझने में, सीखने में, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है हमें, बट धीरे धीरे सिंपल सब्जेक्ट से अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते जाते हो तो फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपकी स्किल भी इम्प्रूव होती है और तब फिर फ्रीडम के साथ में आप हर सब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हो। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इसी तरह की स्टडीज़ कराई जाती है, जहाँ अटेलियर्स में आपने सुना होगा, जहाँ स्टूडेंट के बंच होते हैं थोड़े, वहाँ पर इस तरह से लाइव इंसान को बैठा के और पोर्ट्रेट सिखाया जाता है। पहले स्कल्पचर के थ्रू वो सीखते हैं, फिर उसके बाद लाइव डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो इस स्टडीज़ में वहाँ सारी चीज़ों को इतने बारीकी से वो ठीक करते हैं अपनी मिस्टेक्स को, तब जाके वो रियलिज़म ला पाते हैं, अपने आर्ट वर्क में रियलिस्टिक लुक दिखा पाते हैं। बट अभी हम उस रियलिज़म में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बाहरी आउटलाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो बेस लेवल पे सबसे पहले हमें अपने लाइंस पे वर्क करना होता है, तभी हम किसी भी रेफरेंस को सही तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है अपनी लाइन क्वालिटी पे काम करना। तो लाइन की एक्सरसाइज मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर करी हुई है कि कैसे ओवरहैंड ग्रिप में आप अपनी लाइंस की क्वालिटी को सही कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप उस तरह से प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे तो 100% गारंटी है कि आपकी लाइंस की क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। सो यहाँ पर स्केचिंग में मेरा गोल है सिर्फ आउटलाइन को ड्रॉ करना और मेज़रमेंट्स लेना। यहाँ मैं कोई डिटेलिंग ऐड नहीं करूँगी और सारी चीज़ों को सिर्फ प्लेस करूँगी मैं कि कहाँ पर कौन से फीचर्स स्टेबल होंगे। तो किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले, अप्रोच करने से पहले जो एक मेन चीज़ होती है वो होती है हमारे हैंड मूवमेंट। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे लाइंस क्रिएट कर रहे हैं,
हम सीधा पेंसिल उठाते हैं और देख के ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बट ड्रॉ करने से पहले हमें माइंड में क्या सोचना होता है, किस तरह से रेफरेंस को देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है, ये सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं तो एक सही अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती जाती है। और सही डायरेक्शन में जब आप ड्रॉ करते हो तो जब वो टाइम के साथ साथ स्किल इम्प्रूव होती है तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है, प्लस आपकी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी भी बढ़ती है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो स्टार्ट ओवर फिनिश, यानी कि स्टार्टिंग के स्टेज पे इस तरह के बहुत सारे वर्क्स करने हैं आपको, जहाँ पर सिर्फ आउटलाइन को आप देख रहे हो और उसी को क्रिएट कर रहे हो। आप यहाँ पर नोज़, आईज़, ये सब कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहे हो। तो इस लेवल पे जब आप बहुत सारे वर्क्स करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बैठ जाता है और इस स्टेज पे आपका ध्यान बहुत अच्छे से जाता है। तो आप चाहो तो इस स्टेज पे रेफरेंस को छोड़ के और ऐसे बहुत सारे स्केचेस आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस रेफरेंस पे हम और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पर आउटलाइन बनानी थी फेस की, हेड की, और आईज, नोज़ कहाँ कहाँ प्लेस होंगे वो सारी मार्किंग हमने की। अब हम करेंगे दूसरे रेफरेंस पे काम, जहाँ हम थोड़ा डिटेलिंग में भी जाएंगे कि वैल्यूज़ डार्क कहाँ होती है, लाइट कहाँ होती है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूँगी कि एक डिटेल्ड लेसन है ओवरहैंड ग्रिप पे, जहाँ लॉन्ग आवर स्टडीज़ में आप देखेंगे कि कैसे हम एक साइड बाय साइड रेफरेंस को यूज़ करके, जो कि एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली है, उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि फ्री हैंड ड्राइंग को हम कैसे शुरू करें, फ्री हैंड ड्राइंग में देखना कैसे होता है, फ्री हैंड ड्राइंग में सेटअप क्या करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम करें कि हम एक फ्री हैंड ड्राइंग को स्टार्ट कर सकें। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पर आप उसको देखना ज़रूर। और उसको आप अगर करते हो साइड बाय साइड, उसकी वर्कबुक भी अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको रख सकते हो, उसको प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर आप डीपली ओवरहैंड ग्रिप पे वर्क करना चाहते हो या फिर फ्री हैंड ड्राइंग को सीखना चाहते हो तो आप हमारी फ्री स्केचिंग सेशन को भी अटेंड कर सकते हो। इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा, तो आपको उस सेशन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। तो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं इस ओल्ड मैन के रेफरेंस को, जिसके सिर के ऊपर में एक तोता बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तोता की जगह में मैं एक तोता को सर्कल के फॉर्म में, सर्कल एंड ओवल, सिंपल शेप्स के फॉर्म में पहले बना रही हूँ। या तो हम लाइंस के फॉर्म में चीज़ों को देखते हैं या तो फिर शेप्स के फॉर्म में। लाइंस और शेप्स दोनों को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो आधी चीज़ें हमारी वहीं पे सही होने लग जाती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम एज ए शेप देखते हैं, रैंडम शेप के हिसाब से देखते हैं, तो वो हमारे लिए सिर्फ वो शेप रहता है, ना कि एक फीचर, फेशियल फीचर की आँख है, नाक है। क्योंकि हमारे माइंड में पहले से आँख, नाक के एक छवि जो है वो बनी हुई है कि आँख इस तरह की होती है, गोल होती है, आँख में ऐसे ऐसे कलर होते हैं, अंदर की जो पुतली होती है वो काली होती है, बाकी हिस्सा वाइट होता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने दिमाग में पहले से भर चुके होते हैं, इसलिए हमें चीज़ों को जैसा दिख रहा है वैसा ही ड्रॉ करना है। तो स्टार्टिंग के स्टेज पे मैंने पहले जो सबसे पहले वीडियो में हमने एक रेफरेंस पे काम किया था, इसीलिए स्टार्टिंग का स्टेज मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर लाइट और डार्क कि कौन सा हिस्सा लाइट है और कहाँ कहाँ पर ब्लैकनेस है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते जा रही हूँ और पेंसिल को चलाते जा रही हूँ।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने में सबसे पहला हाथ होता है हमारे पेंसिल का। जो भी हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल, ब्रश, इसकी जगह मेरे हाथ में ब्रश भी हो सकता था। तो जो भी टूल हम यूज़ कर रहे हैं उस टूल पे हमारा कंट्रोल। जब हम हमारे टूल पे कंट्रोल पाते हैं, हम हमारे हैंड के प्रेशर, हैंड मूवमेंट हमारा सही होता है कि कहाँ से कहाँ हमें मूव करना है, कितना प्रेशर हमें देना है, कौन सी चीज़ें लाइट हैं, कहाँ पर डार्कनेस है, सारी चीज़ों को समझते हुए जब हम ड्रॉ करते हैं तभी हम उस लेवल को अचीव कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। अगर आपकी लाइंस सही नहीं है, लाइंस के एंगल सही नहीं है, लाइन की क्वालिटी सही नहीं है, तो आप कभी भी अपने वर्क को उतना इफ़ेक्टिव नहीं बना पाओगे। तो विलो चारकोल को जब मैं इस तरह से ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ रही हूँ तो हल्के हाथों से पकड़ रही हूँ। यही चीज़ अगर हम ट्राइपॉड ग्रिप में टेबल में रख के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर करना चाहें तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि विलो चारकोल टूट जाता है। उसको अगर दूसरे तरीके से अगर होल्ड किया जाए तो बहुत लाइटली मैं पेपर पे इसको मूव कर रही हूँ। तो आइज़ वाले एरिया को मैंने 2 लाइन में पहले डिवाइड कर दिया कि इस लाइन के अंदर में आइज़ आएगी। तो लाइंस सारी वही है जैसे हम स्टिल लाइफ को ड्रॉ कर रहे थे। स्टिल लाइफ में हम जैसे पहले प्लेस कर रहे थे चीज़ों को, कहाँ कहाँ आएगी, कौन सी चीज़ किसके आगे आएगी, कौन सी किधर आएगी, सारी चीज़ें वैसे यहाँ पर भी हमें देखनी है। तो एज एन आर्टिस्ट अगर आपको ग्रो करना है तो ड्राइंग की स्किल तो मस्ट है। सबसे पहले आपकी ड्राइंग की स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखना ज़रूरी होता है अगर एज एन आर्टिस्ट आपको अच्छे लेवल तक काम करना है, ग्रो करना है। सबसे पहला तो आपने ड्राइंग की स्किल पे काम किया, फिर उस स्किल को आपको दूसरों को सिखाना होगा, जिससे क्या होता है आपकी एक तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। आप जब दूसरों को एक्सप्लेन करना करते हो तो वो वहाँ पर आपकी खुद की स्किल भी इम्प्रूव हो रही होती है। प्लस जब आप किसी को ड्राइंग सिखाते हो तो आप ड्राइंग की स्किल भी आपकी इम्प्रूव होती है वहाँ पर। आप अगर कमीशन आर्टिस्ट हो तो सोशल मीडिया में आपको अपने वर्क भी सिर्फ फ़ोटो नहीं शेयर करने चाहिए। आप इस तरह से बनाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए उसकी वीडियो को भी शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि एक आर्टिस्ट का थॉट ही उसको यूनिक बनाता है कि आपकी एक पहचान डेवलप होती है। आपका एक ब्रांड के रूप में आप आगे चल के ग्रो कर सकते हो। तो हर चीज़ की शुरुआत छोटे लेवल से होती है। कभी भी आप एक बार में बड़े नहीं बन जाते। धीरे धीरे अगर आप काम करते हो, सीखते हो, मिस्टेक्स हर जगह होती है। मिस्टेक किससे नहीं होती है। हम ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग में भी मिस्टेक होगी। हम चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, उसमें भी मिस्टेक होगी। तो जो आप मिस्टेक कर रहे हो उस मिस्टेक से सीख के फिर आपको आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी। यहाँ पर सिर्फ मैं डार्क और लाइट देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर उसके जो बियर्ड है उसमें भी थोड़ा सा डार्कनेस है कहीं कहीं पे। तो ये चारकोल की हेल्प से सिर्फ वहाँ डार्कनेस में बना रही हूँ। तो एक आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि वो अपने स्केच में कितनी इन्फॉर्मेशन देगा। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें ड्रॉ की हैं उनमें सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन में वर्क किया, फिर उसको थोड़े थोड़े कर्व ऐड किए, उसमें फिर हम लाइटनेस डार्कनेस देखते हैं। वैल्यूज़ के लेवल पे अगर जब चीज़ें आती हैं, वैल्यूज़ की बात आती है, तो जब किसी भी सब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उसके फॉर्म हमें अच्छे से पता चलती है, और लाइट पड़ने से ही उसमें वैल्यूज़ भी दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर अंधेरा होता है, रात होती, तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो कहीं ना कहीं लाइट का सोर्स होता है।
तो ज़्यादा वैल्यूज़ पे भी हम यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पोर्ट्रेट को हम रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ प्लेसमेंट्स देख रहे हैं, प्लेसमेंट सीख रहे हैं। तो जब वैल्यू की स्टडी करेंगे हम, तो वैल्यू को भी डीपली समझेंगे। यहाँ मैं चीज़ों को रैंडम शेप के तरीके से देख रही हूँ। रैंडम शेप मीन्स जहाँ पर ब्लैकनेस है फेस पे, तो वहाँ पर मैं ब्लैकनेस ऐड कर रही हूँ। तो तब मैं देख रही हूँ कि लाइट वाला पार्ट किस शेप का दिखाई दे रहा है, और जो ब्लैकनेस है वो ब्लैक वाला पार्ट भी किस तरह का शेप का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम शेप को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर कहीं कहीं पे चारकोल को हटाने के लिए, जहाँ वाइट एरिया है, लाइटनेस है, वहाँ नीडेड इरेज़र यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ हमने अभी तक इरेज़र यूज़ नहीं किया है। तो मेन चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो फील आने लगता है हमें फेस पे। हम जब भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला हमारा गोल रहता है कि हमारा फेस मैच हो जाए, और जब ये नहीं होता है तो हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट अगर आप शुरू से सही चल रहे हो, अपने लाइन सही ली है, अपने प्लेसमेंट सही किए, तो चांसेस है कि आपका पोर्ट्रेट भी मैच हो जाएगा। तो मैच कराने के लिए हमें ड्रॉ नहीं करना, हमें सीखने के लिए ड्रॉ करना है। कि मिस्टेक होंगी, बहुत सारी मिस्टेक होंगी, बट उन मिस्टेक से हमें सीखना है। इस स्केच में हमने अभी वैल्यू पे ज़्यादा वर्क नहीं किया है, प्लेन्स पे वर्क नहीं किया है। प्लेन्स होता है जब हम प्लेन्स पे काम करते हैं तो नोज़ जो दिखाई दे रहा है उठा हुआ, वो जब सही वैल्यू और सही प्लेन हम यूज़ करते हैं, एजेस पे वर्क करते हैं, शेडिंग पे वर्क करते हैं, वैल्यूज़ समझते हैं,
तो फिर वो सारा पोर्ट्रेट बिल्कुल रियल दिखाई देता है। तो हमने सिर्फ यहाँ प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस था हमारा, और थोड़ा बहुत हमने आइज़ में डार्कनेस लाइटनेस किया। अदरवाइज़ हमने यहाँ मूंछ में, दाढ़ी में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ इसके फील को कैप्चर करना था। और ऐसे ही अगर आप रिपीटेडली वर्क करते हो लिमिटेड मटेरियल्स के साथ में, तो आप लॉन्ग टाइम तक अपने आप को सिखा सकते हो, अपडेट रख सकते हो, जिससे आप खुद भी ग्रो करते हो और आप साथ में सोसाइटी में भी आप अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो कि आप दूसरे लोगों को जब सिखाते हो तो अपने साथ साथ आप उन्हें भी ग्रो कर रहे होते हो। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, और आप अपने प्रैक्टिस वर्क में साथ शेयर भी कर सकते हो, पर्सनली मुझे सेंड कर सकते हो, जहां आपको फीडबैक ज़रूर मिलेगा। और आप चाहें तो आप हमारी कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हैं, जहां आप अपने वर्क शेयर कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे आपको वहां पर गाइडेंस भी मिलता है। सो आई होप कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। और भी लेसन आते रहेंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशंस टाइम पे आपको मिलते रहें। और मेरे नंबर पे आप अपना नाम लिख के भी सेंड कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी आपके पर्सनल मैसेज में।